डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और जो बच्चे नवोदय स्कूल में एडमिशन के लिए अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं उनके लिए ये पीवाईक्यू सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर वो क्लास सिक्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराना शुरू करूं, सबसे पहले एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास आपकी रफ कॉपी और आपका पेन आपके पास में होना चाहिए। और जैसे ही आप ये वीडियो देखना शुरू करेंगे उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है कि आपने क्वेश्चन स्क्रीन पे जैसे ही आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके अकॉर्डिंग उसका राइट आंसर क्या है, फिर आपको प्ले करके देखना है कि इसका सही आंसर क्या हो रहा है। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट तक कंप्लीट वीडियोस को देखेंगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हमने 2003 से लेकर के अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सारे क्वेश्चंस पेपर को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए एक अच्छे से थॉट के साथ इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पेपर के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना होगा जब भी आप पेपर करना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा पेपर के अंदर ही, और यहाँ पे अपना नाम और साथ में सिग्नेचर कर कर देना होता है। जब आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ आएगा कि मेंटल एबिलिटी के कितने क्वेश्चंस हैं। आपको ये समझ आएगा कि जो अरिथमेटिक पोर्शन है उसके कितने क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा जो लैंग्वेज है उसके कितने क्वेश्चंस हैं। ये सारी बातें आपको क्वेश्चन पेपर में दी होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमारे लिए क्वेश्चंस अलग होगा। ऐसा नहीं होता है। आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों ही मीडियम्स के लिए पेपर एक ही होता है। उसी क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी और हिंदी में भी लिखा होता है। बस जो लैंग्वेज का पेपर होता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। तो यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले डायरेक्शंस 1 से लेके 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए, कि आपको 4 पिक्चर्स दी हुई हैं, 4 फिगर्स दिए हुए हैं, और इन फिगर्स में आपको सिमिलर वे में क्या है, 3 फिगर्स एक सिमिलर तरीके से हैं और एक फिगर डिफरेंट है। हमें ओड वन आउट फाइंड आउट करना है। तो चलिए, यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रही होंगी और इस इमेजेस के अंदर आपको चीजें समझ में आ रही है कि जो भी शेप्स बने हुए हैं उन शेप्स में लाइनें कुछ इस तरीके से हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पे इस तरीके की लाइन है, यहाँ भी इस तरीके की लाइन है और यहाँ भी इस तरीके की लाइन है, लेकिन इसमें जो लाइन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो कि डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है। तो आप कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि सारे ही फिगर्स में, इसमें भी 4 साइड्स हैं, इसमें भी 4 साइड्स हैं, इसमें भी 4 साइड्स हैं, लेकिन इसके अंदर केवल 3 साइड्स हैं। तो इस वजह से ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे चीजें आपको समझ आती जाएंगी कि कहाँ पे किस तरीके का पैटर्न है, कहाँ पे पैटर्न्स चेंज है, कहाँ पे पैटर्न्स डिफरेंट है। ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी होंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 एरो हैं, यहाँ भी 2 एरो, यहाँ भी दो एरो, यहाँ भी 2 एरो। ये तो चीजें आपको समझ आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीजें दी हुई हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ भी एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ भी एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन एक तरफ में यहाँ पे दिया हुआ है, अपोजिट तो है लेकिन एक ही तरफ दिया हुआ है। सो इस वजह से जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये क्वेश्चन होगा जो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट क्वेश्चन है। तो ये डिफरेंट है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो सबसे डिफरेंट है, क्योंकि दोनों ही जो डॉट है वो एक तरफ है। या आप कह सकते हो कि यहाँ पे ऊपर की तरफ में, यहाँ पे नीचे की तरफ में, यहाँ पे क्रॉस है, तो ये ऐसा होना चाहिए था इसमें, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरीके गया है, यहाँ पे इस तरीके का, तो यहाँ पे अगर इस तरीके गया है तो वो ऐसा होना चाहिए। इसका अपोजिट ये है तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इस तरीके से भी आपको डिफरेंट नजर आ रही हो।
अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में। सब में एक लाइन दिया हुआ है और इसमें एक कर्व लाइन दी हुई है जिसको हम वक्र रेखा भी कहते हैं हिंदी में। तो इसमें भी फोर्थ नंबर वाला जो ऑप्शन है वही करेक्ट है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं तो चीज़ें आपको एग्जैक्टली समझ आ रही होंगी कि सारी जितनी भी पिक्चर्स दिए हुए हैं उनके सेंटर में सर्कल बना हुआ है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर थर्ड है उस ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर इसके सेंटर में एक ट्राइंगल बना हुआ है जो कि सबसे डिफरेंट लग रहा है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्या होता है ना कि जब हम लगातार क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं, तो चीजें खुद ब खुद हमें समझ में आने लगी कि किसमें क्या पैटर्न है। और वो चीजें आएंगी आपको प्रैक्टिस से। हो सकता है कि आप ये पहली वीडियोस देख रहे हो, आपको क्या करना है ना, 2003 से शुरू करना है। पहले के पैटर्न्स कैसे होते थे, जैसे जैसे ईयर चेंज होता गया वैसे 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 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी चेंजेस हुए। और इसके साथ साथ जब आप बिल्कुल बेस से स्टार्ट करोगे, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सारे क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए ही आसान होंगी और आप पेपर के पैटर्न को समझ पाओगे। 20 ईयर्स के पेपर को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर जो डायरेक्शंस दिए हुए हैं 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस में कि प्रॉब्लम फिगर्स में लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है और बाकी आपको फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली सेम किसके अंदर मिलेगा। यानी कि जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को इससे मिलता जुलता कहाँ पे हमें दिख रहा है जिसको हम एग्जैक्टली उसके ऊपर सेट कर देंगे हम। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये थर्ड वाला ऑप्शन अगर मैं इसको उठा करके थर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर रख दूं तो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा, उसके अंदर छुप जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन है और राइट आंसर भी है। अगर हम इसी तरीके से सेवंथ वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो चीजें आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगी कि अगर इस क्वेश्चन को उठा करके यहाँ पे अगर पुट कर देता हूँ सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर तो एग्जैक्टली वो मैच हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर कवर अप हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर यहाँ पे पिक करके इसके ऊपर फिट कर देंगे तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने पिक करके कहाँ रखना है, इसके ऊपर रख देना है। तो एग्जैक्टली वो मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ आने लगेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप इसमें आप पुट कर देते हैं, इसको उठा करके इसके ऊपर रख देते हैं, एग्जैक्टली अगर वो मैच कर जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th के बारे में बात करते हैं। 10th वाले क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखोगे तो ये सर्कल है, ये भी डॉट लगा हुआ है, यहाँ भी एक फिल किया हुआ है, एक ब्लैंक है और ये एक एरो है। तो ये एरो इस तरफ है, बाकी यहाँ पे जो है वो डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि जो प्रॉब्लम फिगर से लेफ्ट हैंड साइड में बाकी जो पार्ट है उसका वो मिसिंग है, हमें ऑब्जर्व करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ को। और राइट हैंड साइड में फाइंड आउट करना है आंसर्स फिगर्स को, वो भी विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शंस, वो भी बिना डायरेक्शंस को चेंज करें। फिट द मिसिंग पार्ट of the problem figures in order to complete the pattern in the problem figures। हमें उस पैटर्न को कंप्लीट करना है जो प्रॉब्लम फिगर्स के अंदर जो क्वेश्चन मार्क्स में दिया हुआ है वो भी ऑब्जर्व करना है राइट हैंड से। तो आप देखिए कि अगर इस पिक्चर को कंप्लीट करोगे, इस पैटर्न को कंप्लीट करोगे तो कौन सा पैटर्न होगा, ये क्रॉस यहाँ पे लाइन तो आएगी नहीं, ये भी नहीं आएगा। ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ना, इसको अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये और ऐसा ये लाइन आ जाएगी, मतलब कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीटली। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो इसका एक सही आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में तो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और इस क्वेश्चन मार्क को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इस सेकंड वाले ऑप्शन को अगर हम ध्यान से यहाँ से पिक करके यहाँ पे अगर फिट कर देंगे तो कंप्लीटली ये जो पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगी और इसका पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। हमें केवल पैटर्न को कंप्लीट करना है, इसके जो पिक्चर्स है उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वाला हमें कंप्लीट करना होगा और इसके साथ साथ में एक लाइन जाएगी और यहाँ पे भी हमें कंप्लीट करना होगा। तो ऐसी पिक्चर्स दो दोनों ही तरफ हो तो ऑप्शन नंबर थर्ड को अगर आप देख पाएंगे तो चीजें आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी कि ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड है
वो इसको अगर यहाँ पे फिट कर देते हैं तो ये जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसका डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसका पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो एक सिंपल सी लाइंस के थ्रू आप कह सकते हो कि ये जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसके थ्रू हम इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे चीजें एग्जैक्टली आपको मैच करती हुई दिखेगी और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका एक राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम ध्यान से देखने वाले हैं। और देयर आर 3 प्रॉब्लम फिगर्स एंड द स्पेस फॉर फोर्थ फिगर्स, और फोर्थ फिगर्स के लिए वो स्पेस है। द प्रॉब्लम फिगर्स आर इन द सीरीज फाइंड आउट वन फिगर्स फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर विच ऑक्यूपाइज द ब्लैंक स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर एंड विच द कंप्लीट द सीरीज। हमें जो वो आपको सीरीज दी हुई है उस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। सॉरी। और जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉब्लम फिगर्स दिए हुए हैं और फोर्थ फिगर के लिए स्पेस दिया हुआ है और हमें उस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस सीरीज को हम कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है, दूसरी बार में देखिए पहले ये लाइन कुछ इस तरीके से, दूसरे वाले में ये लाइन इस तरीके से हो गई है, तीसरे वाले में अगर ऐसी हुई है तो फोर्थ वाले में ये ऐसी हो जाएगी, यानी कि दोनों ही तरफ से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसका सही आंसर होगा, वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है और पहले वाले पार्ट में ये बिल्कुल ब्लैंक फिल हुआ है और उसके बाद में दूसरे वाले में इसके ठीक अपोजिट में ये ब्लैंक है। इसी तरीके से थर्ड वाले ऑप्शन में ये यहाँ पे बिल्कुल फिल है तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक होना चाहिए। तो दो ब्लैंक और दो फिल इस तरीके की साइड्स बनी होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो आपका एक सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसका राइट पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए ये जो है ना, ये डायरेक्टली अगर इस कोने से स्टार्ट हुआ है तो ये रोटेट होकर के इस कोने पे आ गया है, तीसरी बार में रोटेट होके इस कोने में आएगा, तो चौथी बार में रोटेट होके वो किस कोने में जाएगा, इस वाले लेफ्ट 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 बॉटम कॉर्नर में आ जाएगा, नीचे की तरफ में आ जाएगा, इस तरीके से वो घूम जाएगा फोर्थ वाले में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैच करके चीज़ों को, अगर आप मैच करके देखोगे तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वही इसका राइट आंसर होगा। अच्छा आप बोलेंगे फोर्थ वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ वाले में यहाँ पे वाइट वाइट है और जो कि ब्लैक होना चाहिए, यहाँ पे ब्लैक, ये वाला करेक्ट है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हम 19th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पहले ही पैटर्न में कुछ ऐसा बना हुआ है और दूसरे पैटर्न में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हुआ है और ये इस तरीके से हुआ है, तीसरे वाले पैटर्न में ये ऐसे घुमा है और यहाँ पे ये चीज आ गई है, चौथे वाले पैटर्न में ये ऐसे घूमेगा और ये इस तरीके से आएगा, यानी कि स्वास्तिक बना होगा कंप्लीटली। और न सिर्फ स्वास्तिक बना होगा बल्कि इस स्वास्तिक में चार ये ऑप्शन भी होंगे। तो इस तरीके से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि बाकी स्वास्तिक में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये वाला स्वास्तिक हमारा राइट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक फिल है ब्लैक से, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, तो चौथी बार में ये चारों ही फिल होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, हमें एक स्क्वायर पार्ट को कंप्लीट करना है और ताकि इसमें हमें देखना है कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। अगर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो क्या इसका राइट आंसर होने वाला है, क्या इसका राइट आंसर होगा, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप देखोगे अगर इसको तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की इमेज, यानी कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपको करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन। इसी तरीके से 24th में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखें, इस तरीके से देखें और इस तरीके से देखें, तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर फोर्थ वाले के अंदर दिख रहा है, जो कि एक सही आंसर भी है। इसी तरीके से अगर इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो ये ऐसा होगा और ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। तो ये देखोगे कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर होगा। और अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
24th के बारे में। तो 24th का जो क्वेश्चन है वो है सेकंड वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये वाला जो ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से दिखेगा। ये वाला सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो इसके अंदर करेक्ट है, क्योंकि इसी से ही वो कंप्लीट होगा पिक्चर। 25th के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अगर हम इसको पैटर्न को कंप्लीट करते हैं, स्क्वायर पैटर्न को, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। और ये पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ये पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर। थर्ड वाला जो ऑप्शन है अगर हम इसको फिट करेंगे तो कंप्लीटली स्क्वायर बन जाए। इसी तरीके से 26 से लेकर के जो 30 तक के जो क्वेश्चन हैं इसमें कुछ रिलेशन है फर्स्ट टू फिगर्स के बीच में, वही रिलेशन हमें थर्ड और फोर्थ के बीच में भी बताना है। मतलब इन दोनों का जो पैटर्न है वही पैटर्न हमें इसका भी बताना है। तो देखिए ये एक पंजा है और इस पंजे को कुछ इस तरीके से बताया गया है कंप्लीट करके, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया है। तो हमें बताना है ये जो पैर है, पैर के ऊपर पैर को रखेंगे तो क्या होगा ये। अच्छा सॉरी, पंजे जो है ना इसमें पहनने के लिए हमें ग्लव्स की ज़रूरत होती है। क्या किसकी ज़रूरत होती है? ग्लव्स की ज़रूरत होती है। तो उन ग्लव्स को बताने के लिए, उन ग्लव्स को बताने के लिए अब ऐसे पैरों में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पैरों में हमें ज़रूरत होती है सॉक्स की। तो सॉक्स ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, आप देख पा रहे हो। ये ग्लव्स हैं, मैं हाथ समझ रहा था, ये ग्लव्स हैं जो कि हम अपने हैंड्स में पहनते हैं, और ये जो सॉक्स हैं जो कि हम अपने पैरों में पहनते हैं। इसी तरीके से ये कंप्लीटली फिल है तो ये भी क्या होना चाहिए? फिल होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका सही आंसर होगा। इसी तरीके से ये जो आप देख पा रहे हो ना ये अपोजिट है, तो इसका अपोजिट, ठीक है, इसका अपोजिट ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है। इन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो ये भी क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो ये वाले पिक्चर्स का अपोजिट ये फर्स्ट वाला हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि ये जो आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं ये जो दिया हुआ है, तो ड्रम दिया हुआ है यार क्वेश्चन नंबर 929 के अंदर ड्रम दिया हुआ है और ये बैट दिए हुए हैं। तो ड्रम और बैट का क्या कनेक्शन हो सकता है? ये चीज़ देखिए, एक डिज़ाइन जो है ना वो इंक्रीज हो रही है और दूसरी जो है वो अलग अलग डिफरेंट हो रही है। तो आप देखोगे कि इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, इसका एक पार्ट है तो यहाँ भी ये वाला हो सकता है। इन द प्रॉब्लम फिगर 1 and 2 आर इंक्रीज इन वन डिजाइन, एक डिजाइन से इंक्रीज होकर दूसरी हुई है, तो ये भी अगर हम इसको करेंगे तो ये वाला बन जाएगा। बाकी कोई मिलता जुलता ही नहीं है उसमें, तो क्या क्या ही आंसर दें हम उसका। और डिफरेंट भी है काफ़ी, अलग सा भी लग रहा है क्वेश्चंस, पैटर्न समझने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों चीज़ों को हटा दिया गया जो साइड में, तो यहाँ भी साइड में हटा देंगे तो केवल ऑप्शन नंबर फोर्थ बचेगा जो कि एक नॉर्मल सा सर्कल रह जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 35 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें करेक्ट फाइंड आउट करना है कि उसका जो ए बी लाइन है उसमें मिरर्ड क्या बनेगा। मिरर का मतलब होता है कंप्लीटली अपोजिट वर्ड जो बनता है उसका हमें देखना होता है कि क्या अपोजिट वर्ड उसका बन रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि पी एच एस का अगर हम अपोजिट देखेंगे तो एस का अपोजिट तो ये हो जाएगा, एच का अपोजिट ये और पी का अपोजिट ये। तो पी एच एस कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो पी एच एस यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। इसी तरीके से अगर हम एल की बात करते हैं तो एल कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा, एक्स ऐसा दिखेगा और टी ऐसा दिखेगा। तो टी एक्स एल यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो एल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड की तरह दिखेगा क्या? टी एक्स एल नहीं, एल दिखेगा फिर एक्स दिखेगा फिर टी, एल एक्स टी। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो राइट आंसर है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें, सॉरी यहाँ पे मिरर हमारा कहाँ लगा हुआ था? नीचे की तरफ लगा हुआ, सॉरी सॉरी गलत हो गया। नीचे की तरफ में अगर मिरर लगा हुआ है ना, नीचे की तरफ में लगा हुआ है ना, तो ये ऐसा होगा और ये एक्स होगा और ये जो टी है वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा।
तो क्योंकि मिरर यहाँ लगा हुआ, मेरे को लगा यहाँ पे लगा हुआ है तो फिर वैसा होता, तो ये एल इस तरीके से, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड फिर करेक्ट आंसर हो। मिरर की पोजीशनिंग हमें ध्यान से देखनी है, यहाँ भी मिरर ऐसा लगा हुआ है तो सीधी बात है ये जो एरो है ये अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा 33 वाले का। हमें मिरर की पोजीशनिंग देखनी है कि किस तरीके से, अब मिरर इधर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ई इधर होगा, फिर आर भी आपका इधर होगा और पी भी होगा, पी आर ई होगा, पी आर ई, पी आर ई, ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर होगा 34th का। इसी तरीके से 35th वाले में अगर हम देखते हैं मिरर ऊपर की तरफ में है तो यहाँ पे ये होगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हो वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सॉरी सॉरी फर्स्ट नहीं यार, ये मेरे ये जो ना लाइन है ना वो नीचे की तरफ आएगी ना, नीचे की तरफ आएगी, लाइन तो पहले आएगी, तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट नहीं होगा, ये फोर्थ वाला होगा क्योंकि ये लाइन है ना नीचे की तरफ में आनी चाहिए, लाइन नीचे की तरफ में आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 40 तक के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें प्रॉब्लम फिगर्स दिए हुए 1 2 3 एंड 4, हमें एक उसमें से सिलेक्ट करना है कि किसके अंदर वो छुपा हुआ है, यानी कि ये जेड जो है वो किसके अंदर छुपा हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो जेड आपको छुपा हुआ दिख सकता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपोजिट वाला, बाकी कहीं भी ऐसी लाइन नहीं है जहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। इसी तरीके से 37th वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें कि ये कहाँ छुपा हुआ है, किस जगह पे वो हमें मिल जाएगा, तो आप देखोगे कि ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसके अंदर ये जो पिक्चर है कंप्लीटली इसके अंदर है, तो आप कह सकते हो कि ये इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हम 38th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये कहीं ना कहीं इस वाले क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो छुपा नहीं हुआ है, लाइन सीधी होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे ये कंप्लीटली आप देख पाओगे कि कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ है, यहाँ पे लाइन भी आपको देखने को मिल रही है, ये भी देखने को मिल रहा है, और फिर उसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ से ये भी देखने को मिल रहा है, और ये भी देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कंप्लीटली छुपा हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर आपको एग्जैक्टली देखने को मिल जाएगा, और 40 वाला जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही इसमें करेक्ट आंसर होगा, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 45 तक के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस में एक सेट ऑफ फिगर से हैव बीन गिविंग शोइंग अ सीक्वेंस इन विच पेपर इज फोल्डेड एंड फाइनली कट फ्रॉम द पर्टिकुलर सेक्शन बिलो। पेपर को फोल्ड करना है और कट करना है और उसके बाद अनफोल्ड करना है, फिर बताना है कि उसका सही आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले तो पेपर ऐसे फोल्ड हो रहा है, फोल्ड होने के बाद से इसका आधा पार्ट यहाँ से फोल्ड हो रहा है, तो जब आप खोलोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे दिखेगा। ओके, जब हम इसको यहाँ पे ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी इमेज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसकी इमेज भी हमें देखने को मिल सकती है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड होगा क्योंकि यहाँ के बाद में ये चार होंगे ना, तो चार का अपोजिट इस तरफ भी आएगा क्योंकि ये इस तरीके से खुल रहा है पैटर्न यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। और 41 वाले का ऑप्शन नंबर थर्ड 40, यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये है लाइंस और यहाँ पे फोल्ड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो पैटर्न है वो यहाँ भी बनेगा और यहाँ यहाँ भी बनेगा, यानी कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। और इसी तरीके से 43rd के बारे में बात करें तो ये यहाँ से दो नीचे की तरफ में फोल्ड हुए हैं, फिर ये ओपन होंगे, फिर कट कर दिया जा रहा है, इसको यहाँ से फोल्ड किया फिर यहाँ से फोल्ड किया, दोनों ही तरफ से फोल्ड करने के बाद में यहाँ से कट किया है, तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों ही जगहों पे वो पोजीशंस दिखेंगी, तो आप एग्जैक्टली कह सकते हो कि यहाँ पे तो दो पोजीशंस हैं और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमें दिखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकंड वाला ऑप्शन, थर्ड नहीं सेकंड वाला। 44th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये फोल्ड हुआ है फिर फोल्ड हुआ है, फिर दो बॉक्स बने हुए हैं, इन दो बॉक्सेस में तो यहाँ यहाँ भी बनेगा और उसके बाद से फिर यहाँ 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 चारों तरफ में बन जाएगा, और चारों तरफ में बनने का मतलब ये है
कि फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। इसी तरीके से 45 वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और 45 का जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे भी बन जाएगा और फिर यहाँ पे बनेगा और फिर यहाँ पे बनेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के 50 तक के जो क्वेश्चन हैं इसमें हमें ऑब्जर्व करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को, और फिर हमें देखना है कि कट करना है प्रॉब्लम फिगर्स को और इसका राइट आंसर हमें फाइंड आउट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए 46 के अगर हम आंसर्स की बात करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम फिगर को हमें ये बताना है कि इसमें जो प्रॉब्लम फिगर है अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बन सकता है इसके थ्रू। ये 6 लाइन है यानी कि हेक्सागन बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो थर्ड वाला है वो इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके अंदर भी 6 साइड्स हैं, तो सबको कंबाइन करके क्या बन सकता है, अगर हम इसको मिला देते हैं तो 2 सर्कल बन जाएंगे। 2 सर्कल बनने का मतलब क्या हुआ, वो भी एक जैसे सर्कल बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि राइट आंसर है। 48 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर। अगर हम इसको मैच करते हैं तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो कुछ उस तरीके की पिक्चर्स बनेगी। और 49th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो कंप्लीटली कवर करेगा, क्योंकि इस तरीके से क्या होगा कि ये दोनों मिल करके तो एक ट्राइंगल अपर में और डाउन में, फिर ये सर्कल और इसके अंदर ये क्रॉस बन जाएगा, तो ये हो। इसके अलावा 50 तक का जो क्वेश्चन, 50 वाला जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली 50 तक के क्वेश्चंस हो चुके हैं। देखिए होता क्या है ना कि रीजनिंग के क्वेश्चंस तो सारे बच्चे लगभग करने लगते हैं और आसान भी होता है। इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस को करना आसान भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम कब होती है जब बच्चे क्या करते हैं कि मैथ के क्वेश्चन से दूर भागने की कोशिश करते हैं और लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। देखिए लैंग्वेजेस और रीजनिंग तो सबको बनेगी, जो मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा सिलेक्शन तो उसी का होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ही जो नंबर है वो डिफरेंशिएट क्रिएट करने वाली है और मैथमेटिक्स ही बताएगी कि आपका डिफरेंस कितना है। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्वेश्चंस को पढ़िए जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ये भी ज़रूरी है। और आप भी थोड़ा सा ब्रेक, 1-2 मिनट का ब्रेक क्या लेना है यार इसमें, आप तो जब मर्जी जब चाहे उठ के चले जाते हो, ठीक है। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। What is the number of salt bananas during the given months? देखिए एक जो बॉक्स है ना, एक जो बॉक्स है वो 5 डजन को बताता है। कितने डजन को? 5 डजन को। और एक डजन में 12 चीजें होती हैं, तो 5 डजन में कितने हो जाएंगे? 60। तो 12 इंटू 5 हम लिख सकते हैं कि एक डजन में क्या होता है, एक डजन में होती हैं 12 चीजें, और एक बॉक्स 5 को बता रहा है, यानी कि एक बॉक्स की अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 5 × 12 = 60 बनानास। कितने हो जाएंगे? 60 बनानास हो जाएंगे यहाँ पे कंप्लीटली। ओके, तो ये होगा 60 बनानास। यार इधर से कर लेते हैं। एक डजन में 12 होते हैं, तो एक बॉक्स की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये है 5, और एक डजन में होते हैं 12, तो ये होगा कंप्लीटली 60। हमें एक पूरे मंथ्स में कितने सोल्ड हुए ये फाइंड आउट करना है। तो मार्च में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 हैं टोटल। कितने हैं टोटल? 23 हैं। फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 हैं। ओके, सो 23 में अगर हम 60 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं
तो जो टोटल है जितने भी मंथ्स, उनका हमें ये पता चल जाएगा कि कितने केले हैं वहाँ पे। तो 6 3 ज़ा 18, कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 और 1 13 और ये 0, 1380, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। देखिए मैथमेटिक्स के जब आप क्वेश्चंस करते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो जो क्वेश्चंस पहली बार में आपको 2 से 5 मिनट में सॉल्व हो रहे हैं, उनको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। जब आप उन क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करोगे, तो जो लास्ट में जो थोड़े टफ क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग जो भी लग रहा होगा, सारे बच्चों की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है, उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस पे आपको जाना चाहिए। इससे क्या, जो क्वेश्चंस है ना, आप ज़्यादा सही कर पाओगे। जल्दबाजी में गोली नहीं लगाना आपको। तो यहाँ पे लिया हुआ है कि स्टडी ग्राफ दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेक्चर्स गिवन बाय अमित एंड राघव टू द गोपाल एंड प्रमोद। दो लोग हैं, अमित और राघव, और गोपाल और प्रमोद। अमित और राघव मिलकर के कितने ले रहे हैं, अमित ये है और राघव ये है। अमित ये 5 और 2 7, अमित और राघव मिलकर के ले रहे हैं 7 डेज। कितने, 7 डेज। और गोपाल प्रमोद, गोपाल और प्रमोद कितने ले रहे हैं, गोपाल और प्रमोद मिलकर के कितने ले रहे हैं, ये भी 7 ले रहे हैं। गोपाल और प्रमोद, गोपाल ले रहा है 4 और प्रमोद ले रहा है 3, ये भी 7 ले रहे हैं। अच्छा ओके। सो हमें डिफरेंस दोनों का फाइंड आउट करना है ना। तो डिफरेंस इनका 7 - 7 0 होगा। डिफरेंस तो 7 - 7 0 होगा ना। तो 0 इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा डिफरेंस की, अगर हम बात करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर whose perimeter is 48। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कुछ इस तरीके से बना होता है और इसकी पैरामीटर हमें पता है, यानी कि ये जो साइड है इनका सम हमें पता हुआ है कि इसका सम कितना है। तो साइड जो पैरीमीटर इसका हमें पता है 48 है। तो पैरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, यानी 4a। 4a की वैल्यू हमें पता है 48 है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48/4। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 12 आ गया। यानी कि साइड इसकी तो 12 आ गई है। एरिया हमें फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। सो 12 इंटू 12 कर देंगे, कितना हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18 इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द वैल्यूज, देन द न्यू एवरेज विल बी। देखिए 20 वैल्यूज का एवरेज है 18। सो टोटल अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 18, 360। इफ द 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच वैल्यू, टोटल वैल्यूज कितनी है, सब्ट्रैक्ट कितना किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट कितना किया जा रहा है, हर वैल्यू से 3, और टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी है 20। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, ये 60। तो डिफरेंस न्यू एवरेज क्या होगा, देखिए अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस 60, ये हो गया 300। 300 का एवरेज किस पे, 20 वैल्यूज पे। तो 300, 300, 300, 300 ये हो जाएगा एवरेज। अगर फाइंड आउट करना है तो 300 डिवाइडेड बाय 20, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 215। तो 15 इसका न्यू एवरेज होगा, यानी कि सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे पहले तो टोटल हमें फाइंड आउट करना है, जो एवरेज आया है वो 360 आ गया। और बोल रहे हैं कि हर वैल्यू में से आपको 3 माइनस करना है। अगर 3 माइनस करना है हर वैल्यूज में से, तो क्या होगा, 360 में से हम 60 को माइनस कर देंगे, चूंकि 20 वैल्यूज है टोटल। तो 20 वैल्यूज में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे, टोटल 60 माइनस करना है, तो 300 में से 60 को माइनस कर दिया, 300 आ चुका है। और 300 में अगर हम 12 का डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें ईजी होंगी। क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात करते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। इफ 9 इज एडेड ऑफ ईच, सो दे विल बी रेशियो 3:4। व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स वो क्या है, द नंबर्स आर वो क्या है। देखिए दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो 2:9 है। क्या है, 2:9 है। इफ 9 एडेड ऑफ ईच, अगर सब में 9 प्लस कर दिया जाता है तो उनका नया रेशियो बन जाता है 3:4।
क्या ऐड करने पर, 9 ऐड करने पर। तो वो नंबर क्या है, देखिए इस क्वेश्चंस को हम ऑप्शंस के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शंस के थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिनका रेशियो सबसे पहले तो 2:3 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2:3 ऐसा कुछ बन रहा है क्या, इस क्वेश्चंस में 2:3 कहीं पे बन रहे हैं क्या, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए 6 2 12 होगा, और ये 6 से तो 24 में ये कहीं भी नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अच्छा, इसको अगर हम देख लेते हैं या इसको चेक करते हैं, 5 2 15 और 5 3 15, 2:3 तो आ रहा है, लेकिन क्या इसमें 9 प्लस करने पे 3:4 हो रहा है क्या। देखिए अगर इसको 9 प्लस करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, और 15 में अगर हम 9 प्लस कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो ये कहीं से कहीं तक 3:4 तो नहीं होगा। इसमें भी अगर देखते हैं तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा ये 3 तो हो रहा है, लेकिन इसमें अगर हम 9 प्लस कर देते हैं तो ये 17 हो जाएगा, और इसमें अगर हम 9 प्लस कर देते हैं, इसमें अगर हम 9 प्लस कर देते हैं 27 में, तो ये 36 हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी 3:4 नहीं बना रहा है। ये ऑप्शन बचा 18:27, इसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम कैंसिल आउट अगर करते हैं तो क्या ये 2:3 बना रहा है, बिल्कुल 2:3 बना रहा है। 6 से कैंसिल आउट करने पर 6 3 जा 6 3 जा 18, 9 से कर सकते हो, 9 से कैंसिल आउट कर लो, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। ओके, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, पहली वाली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। अब हमें देखना है कि क्या ये 3:4 की कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है क्या। तो हम 9 प्लस करेंगे, तो 18 में अगर हम 9 प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाता है ये 27, और 27 में अगर हम 9 प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाता है 36। तो 9 से कैंसिल आउट कर लो 3, और 9 4 जा 36, 3:4 भी आ रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कि क्या हम इसमें एक्स मान के भी सॉल्व करेंगे, कर सकते हो, वो लेंदी जाएगा। आपको फिर 2:3 निकालना है, 2:3 के बाद इसमें आपको नंबर नहीं पता, तो 2x प्लस 3x, दोनों में 9 प्लस करोगे, 9 प्लस करने के बाद जो इसका रेशियो आएगा वो 3:4 आएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8x प्लस 36 इक्वल टू, फिर ये हो जाएगा 9x प्लस 27। ओके, 27, फिर हम 8x में इसको 9x में से 8x को माइनस करेंगे तो x हो जाएगा, और फिर 36 में से हम 27 को माइनस कर देंगे, तो 36 में से 27 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, x इक्वल टू 9 हो गया। तो 9 2 जा यहाँ पे 2x में और 3x में वैल्यू पुट कर देंगे, तो 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो अलग अलग अप्रोचेस हैं, आप किन अप्रोचेस में जाना चाहते हो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हुज ईच एज मेजर 3 इन अ लेंथ। तो देखिए वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, 3 इसकी लेंथ है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या होता है 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 9 3 जा 27, यहाँ पे भी 3 है, तो 27 क्यूब मीटर इसका सही आंसर होगा। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं कि एक बस स्टार्ट होती है 9:10 पे, जो कि दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचती है, और चंडीगढ़ पहुंचती है वो 4:20 पे। तो टोटल टाइम कितना लगा, देखिए सबसे पहली चीज क्या है ना, 9:10 पे स्टार्ट होती है और 4:20 पे वो पहुंच जाती है। तो 9:10 से लेकर के 4:10 का टाइम पहले निकाल लो, 9:10 से लेकर के 4:10 तक का टाइम निकालो सबसे पहले। तो 9 के बाद से 10 11 12 12 हो गया, ये 3 घंटे ही हो गया। अच्छा 4 7 आवर्स हो गए, ये 7 आवर्स तो आपको समझ में आ चुका है। अब 20 मिनट्स और ये 10 मिनट्स है, हमें 20 चाहिए, तो 10 मिनट्स का डिफरेंस यहाँ पे है, 7 आवर्स 10 मिनट्स, 7 आवर्स 10 मिनट्स, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, 7 आवर्स 10 मिनट्स। देखिए या तो आप 12 तक के टाइम फाइंड आउट कर लो, या तो अगर 9 10 पूछा है ना और यहाँ पे क्वेश्चन में 4:20 पूछा है, तो 9 10 से 4:10 तक फाइंड आउट करना आसान है, 7 घंटे हो रहे हैं, और फिर देखो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है उससे, 10 मिनट ज्यादा है तो 7 घंटे 10 मिनट। इस तरीके से अप्रोच से अगर करोगे तो चीज़ें आपको बहुत ईजिली और आसानी से समझ में भी आएंगी, और आपसे गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होंगे। क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में बात कर लेते हैं कि
एक स्टूडेंट है जो स्कोर करता है 18 मार्क्स आउट ऑफ 25, 25 में से उसको मिलते हैं 18 मार्क्स फर्स्ट टेस्ट में। सेकंड टेस्ट में वो स्कोर करता है 22 मार्क्स, एक्सीडेड फर्स्ट टेस्ट से उसको कितने परसेंट ज्यादा है ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अगर, और यहाँ पे सबसे पहले हम परसेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, या परसेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 18 मार्क्स आए हैं 25 में से, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 बार में, और ये हो जाएगा 72, ओके 72%। चलिए अब इसके आए हैं 22 मार्क्स, कितने में से 25 में से, इसका भी परसेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 4 बार में किया, ये हो गया 88। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 88 का और 72 का जो डिफरेंस है वो कितना है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो ये 6 है और यहाँ पे 1 16%, 16% को ज़्यादा मार्क्स लाया है, तो 16% इसका क्या राइट आंसर होगा क्या, 16% इसका राइट आंसर है क्या, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करके बतानी है। या 80% ज़्यादा मार्क्स लाया है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो ये इन द सेकेंड टेस्ट स्कोर 20 द इन द सेकेंड टेस्ट एक्सीडेड द फर्स्ट टेस्ट। अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है कि फर्स्ट टेस्ट से सेकेंड टेस्ट में कितना वो मार्क्स ज़्यादा लाए, कितने परसेंट मार्क्स ज़्यादा लाए हैं, उस मार्क्स के बीच का हमें परसेंट फाइंड आउट करना है। ओके उस मार्क्स के बीच का अगर परसेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंशिएट को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पहले में उसके 18 थे, फिर वो 22 हुए। अब हमें दोनों ही टेस्ट का अगर देखें तो इनका टोटल कितना हो गया, 40 हो गया। ओके दोनों टेस्ट का 40 हो गया। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, एक में 25 आऊँगा, सेकेंड टेस्ट में 20 में से आए हैं मार्क्स यहाँ पे, तो 20 + 25 करेंगे, 25 + 25, टोटल उसके 40 मार्क्स आए हैं। दोनों को प्लस कर देंगे फर्स्ट और सेकंड टेस्ट का। तो देखिए फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट को प्लस कर देंगे हम उसके मार्क्स को, तो कहीं ना कहीं 18 + 22 यानी कि 40 मार्क्स आए हैं। टोटल मार्क्स को भी हम प्लस कर लेते हैं, टोटल मार्क्स इसके आ गए 50, और 50 में 40 मार्क्स आए हैं, मतलब 40/50 × 100 80% मार्क्स है। सो 80% इसका करेक्ट आंसर है। अगर हमें टोटल देखना है तो 80%, अगर देखना है कितना परसेंट ज़्यादा लाया है, कितना एक्सीड है, तो 16 होगा। टोटल अगर परसेंट फाइंड आउट करना है तो फिर वो 80% होगा। क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में बात करते हैं। बाय सेलिंग अ डजन ऑफ पेंसिल द कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज़ 30 रुपीज़, शॉपकीपर गेन 10 रुपीज़, द परसेंटेज प्रॉफिट होगा। देखिए सबसे पहले बात ये है कि जब वो पेंसिल बेच रहा है ना, बाय द सेलिंग ऑफ अ डजन पेंसिल, 12 पेंसिल की कॉस्ट है ना वो 30 रुपये है। 12 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 30 रुपये है। और प्रॉफिट उसको कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ है उसको 10 रुपये का, प्रॉफिट हुआ उसको 10 रुपये। तो देखिए 30 रुपये में अगर उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 20 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, 20 रुपये है। और सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है उसकी 30 रुपये। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 10 रुपये। प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, तो 10/20 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से करोगे तो 50% आएगा। 50% इज राइट आंसर। 50 जो है थर्ड वाला, ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया हुआ है कि अ ड्रम is 2/3 full if the 50 liter required to fill up. So how many capacity of drum? ड्रम की कैपेसिटी कितनी है। देखिए 2/3 है ये कंप्लीटली। अगर ये 2/3 है तो नीचे वाला जो नंबर है हमेशा टोटल को बताता है। किसको बताता है, टोटल को बताता है। अगर मैं ये कहता और ऊपर वाला ये बताता है कि वो कितना पार्ट उसका फिल है। देखिए अगर आप कुछ इस तरीके से समझना चाहते हो चीज़ों को कि 2/3, अच्छा ये बोल रहे हैं कि 2/3 इसका फुल है, मतलब कि 3 हिस्से में से एक हिस्सा, 2 हिस्से इसके फुल है, तो कितना हिस्सा उसका फिल नहीं है, कितनी रिक्वायरमेंट है, तो 3 - 1
1 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि वो बोल रहा है कि अगर 50 लीटर और डाल दिया जाए तो कंप्लीटली फुल हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 50 लीटर है, टोटल कैपेसिटी 3 है, 3 यूनिट की है, तो 3 इंटू 50 यानी कि 150 लीटर की वो उसकी कैपेसिटी है, तो 150 लीटर इसका आंसर होगा करेक्ट। ये तो पहला तरीका हो गया सिंपल वे में सॉल्व करने का। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करना चाहते हो कि मान लो उसकी कैपेसिटी 1 यूनिट है, 1 यूनिट में से 2/3 फुल है, तो कितने थर्ड फुल नहीं है, तो आप देखोगे 3 1 जा 3, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 1/3 फुल नहीं है, तो 1/3 की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, 50 लीटर के। अच्छा, तो 50 लीटर को अगर हम डिवाइड करते हैं 1/3 से, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाइड बाय 3/1 यानी कि 150 लीटर आ गया। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो मैंने तरीका बताया यूनिट वाइज फाइंड आउट करने का क्वेश्चन को समझ करके, वो सबसे बेस्ट तरीका है। हमेशा कोई भी वैल्यू है ना, 2/9 दिया हुआ तो 9 समझ जाओ कि ये टोटल नंबर को बताता है हमेशा। नीचे वाली जो वैल्यू है हमेशा टोटल को बताती है, और ऊपर में ये बताते हैं कि क्वेश्चंस में क्या है, फिल है, क्या हुआ है, या इतने मार्क्स आए हुए हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में बात करते हैं। अ ट्रेन इज रनिंग इन अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की जो स्पीड है ना वो 75 किलोमीटर पर आवर से। हाउ मच टाइम टेकन टू डिस्टेंस 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय चाहिए, तो 375 का डिवाइड कर देंगे हम। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 14 और ये 3 बार में, फिर करोगे कैंसिल आउट, तो 4 2/3, और 4 आवर्स 2/3 को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 60, इसको करेंगे तो 3 2 जा 6 20 40 मिनट्स, 4 आवर्स 40 मिनट्स, 4 आवर्स 40 मिनट्स जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि 2/3 को अगर हम मिनट्स में चेंज करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें पता चल जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 4 आवर 40 मिनट्स जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में बात करते हैं। अ पर्सन borrowed sum of 20,000 for 2 years on a simple interest. He had to repay 24,800, तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पर एनम वॉज, उसका कितने परसेंट का एनम रहा है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, और इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। अमाउंट उसका हो जा रहा है 24,800 रुपये, इसमें से हम 20,000 रुपये माइनस कर देंगे। जब हम इसमें से 20,000 रुपये माइनस करेंगे ना, जब हम इसमें से 20,000 रुपये माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 0 0 और 8, और ये 24, ये है ना 4800। अच्छा, 4800 जो है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये जो 24 है, ओके, एक सेकेंड, ये तो इंटरेस्ट आ गया आपका यार। इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, इसको माइनस कर दिया, ये आ गया। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 20,000। रेट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम हमें दिया हुआ है, और इसका फॉर्मूला होता है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है आपका नहीं पता, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका, सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया है 4800, 4800 हो गया ये, और प्रिंसिपल है ये 20,000 का, और फिर रेट और टाइम है आपका 2 इयर्स का अपॉन 100। देखिए जीरो से, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब 4 2 2 जा 4 400 हो गया ये। रेट हमें फाइंड आउट करना है, तो 4800 में हम डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 400, 4 और जीरो, 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 12, राइट। तो 12% जो है उसका रेट आएगा, और यही इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका एक करेक्ट आंसर क्या होगा। 1/3 of certain journey is covered in the rate of 25 kilometer per hour, 1/4 at the rate of 30 kilometer, and the rest 50 kilometer. What is the average speed of whole journey?
उस पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड क्या था। सबसे पहले देखिए, पहली बार में 1/3, उसके बाद में 1/4। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमें टोटल जर्नी का आइडिया लगेगा और इसका एलसीएम आएगा 12। तो अगर हम 12 इसका एलसीएम ले लेते हैं, 12 अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 4 = 12 और ये 7/12 हो जाएगा। 7/12 जर्नी कंप्लीट करी है इन लोगों ने, यानी कि 12 में से 7 जर्नी कंप्लीट करी है। 12 में से 7 जर्नी कंप्लीट करी है। कितनी कंप्लीट करनी बाकी है, तो आप बता सकते हो कि 5 यूनिट की जर्नी अभी कंप्लीट करनी बाकी है। 7 यूनिट्स पूरी कंप्लीट हुई हैं। तो 7 यूनिट्स की जो एवरेज है वो तो हमें पता है कि एक इसमें एवरेज है 7 यूनिट की 25 और 30, ये दिया हुआ है। 7 में से 3 यूनिट की 3 यूनिट की आप कह सकते हो 1/3, यानी कि इसका 1/3 अगर फाइंड आउट करोगे तो इसका अगर 1/3 हम फाइंड आउट करते हैं तो 4 यूनिट, ठीक। 1/3 अगर हम देखें तो 25 से कवर हुई है और इसके अलावा 30 से कवर हुई है और उसके अलावा जो हमारी कवर हुई है वो 50 से कवर हुई है, वो भी 50 से कवर हुई है। और इन सबको अगर हम प्लस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ये तो 5 यूनिट तो हमारे पास समझ में आ गया कि 5/12 5 यूनिट की हमें जर्नी समझ में आ गई है। तो एवरेज स्पीड हमें पूरी जर्नी का हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट होगी, तो बहुत सिंपल सी बात है कि देखो, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। 3 यूनिट, देखिए 7, देखिए एक चीज़ आप समझिए, यहाँ से क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको आइडिया लग पाएगा एग्जैक्टली कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमें कुछ चीज़ें क्लियर कट पता है कि 1/3 जर्नी कंप्लीट हुई है और 1/4 कंप्लीट हुई है। अगर मैंने इसका एलसीएम लिया है इन दोनों को प्लस करके तो 7/12 आ गया है, यानी कि टोटल जर्नी हुई है 12 यूनिट की। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और 12 यूनिट में से एक जो 1/3 की जो स्पीड है वो है 25 की, और 1/4 की जो स्पीड है वो है उनकी कह सकते हो कि 1/3 की जो स्पीड है वो 30 की है। और बाकी जो बच रही है, बाकी बच कितनी रही है, बाकी बच रही है इसका डिफरेंस, यानी कि 5 यूनिट की रिमेनिंग जो जर्नी है वो कितनी बच रही है, वो बच रही है 5 की, 5 यूनिट की बच रही है। ओके, अब देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर 25 की जर्नी 3 यूनिट है और बाकी ये 7 यूनिट है, 3 यूनिट, 4 यूनिट और ये 5 यूनिट, ये टोटल हमारी 12 यूनिट की जर्नी इस तरीके से कंप्लीट हो रही है। पहली जो स्पीड है वो 25 है, दूसरी जो स्पीड है वो 30 है, तीसरी जो 5 यूनिट की बची हुई है वो कितनी है, 50 है बॉस। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 75, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 120, और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 6 सॉरी 250, 250 होगा ना, 250। अब इनका हमें एवरेज फाइंड आउट कर लो, प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो तो 125, 125 और ये देखिए इन सबका प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो। ये जो 75 आया ना आपके पास में, 120 आया है और ये आया है कितना, इसका आ गया कितना, एक आ गया हमारे पास 25, सॉरी ये तो 3 यूनिट 7 और 5 12, ठीक है। ये आ गया 50, 250 प्लस 120 प्लस 75, 445 डिवाइडेड बाय 3, 148, 33, 1/3 आ रहा है यार इस 5/12 है ना, 5/12 है तो सबसे पहले तो 5/12 है ना, 5 6 7 x, 5 6 और 7 x। इसको है ना बिल्कुल बेसिक वाले मेथड्स में आपको बताता हूँ।
देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि टोटल जर्नी है एक्स। टोटल जर्नी हम मान लेते हैं कि वो है एक्स किलोमीटर पर आवर, और 1/3 जर्नी है 25 से। और तो हम एक्स है तो एक्स में से 1/3 जर्नी यानी कि एक्स अपॉन 3, फिर जो बची हुई एक्स अपॉन 4। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 12। ये देखिए फिर उसी तरीके से जा रहा है 12x, बस x आ जा रहा है इसमें, ये 4x हो जाएगा और माइनस 3x। तो बची हमारी कितनी रिमेनिंग जर्नी, 5x अपॉन 12। 5x अपॉन 12 की जो स्पीड है वो 12 से है। तो आपको समझना होगा कि ये हो जाएगा x, इसका 25 से है तो x अपॉन थर्ड यानी कि 75 हो जाएगा, प्लस x अपॉन इसका 40 से है तो 120 हो जाएगा 30 की स्पीड से, प्लस बाकी जो बचा तो ये 5x अपॉन 600, 5 6 7x, 7x 5 हो जाएगा यार 18x अपॉन 600, कैंसिल आउट करेंगे तो 3x अपॉन 100। और अगर हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है अगर यहाँ से, तो x अपॉन 3x अपॉन 100, तो क्या हो जाएगा ये 100/3, 33 1/3 आ जाएगा, 33 1/3। ये जो आंसर है वही करेक्ट आंसर है, 33 1/3 इज द राइट आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें आपको एग्जैक्टली समझ भी आएंगी। 7/3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाय 3/5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 7/3, ये हमने लिख दिया 7/3। सबसे पहले जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है, जो अंश में दिया हुआ है, उसको सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो 7/3 डिवाइडेड बाय 2/3, और ये डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इन सबको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 2 10, 10 7 70, और 70/27 हो गया ये। तो आप कह सकते हो कि अगर हम इनको सॉल्व कर रहे हैं ना ऊपर वाले नंबर को, तो 70/27 हो रहा है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 2, और प्लस 3 1 3, और ये 2 5/3। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 6, और 5 11, 11/5 11/3 आ रहा है। तो 70 अपॉन, ये क्या हो गया, 70/27 डिवाइडेड बाय 11/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 70/27 डिवाइड के जगह पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3/11 हो जाएगा, 3 9 27। तो ये हो जाएगा 70/99, 70/99, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला है यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 70/99 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आफ्टर अलाउइंग 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 a discount of 18%, the washing machine is available for this, what is the market price of the washing machine। देखिए 18% का डिस्काउंट था, तो हम ये मान लेते हैं कि 100% उसकी मार्केट प्राइस रही होगी, और इस 100% पे वो 18% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 18% का डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट हो रहा है इसका 18% का, यानी कि वो जब 18% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम 100 में से माइनस कर देंगे कितने का, 18 का, यानी कि वो 82% में दे रहा है। 82% की जो प्राइस है ना डिस्काउंट के बाद, वो कितने में अवेलेबल हो पा रही है, वो हो रही है 13,489। तो हमें मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है, मतलब 100% फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो 1% की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो 1% इक्वल टू हो जाएगा 13,489 डिवाइडेड बाय 82, क्योंकि 82% की वैल्यू इतनी है तो 1% की इतनी हो जाएगी। तो 100% की अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, 13,489 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एग्जैक्ट मार्केट प्राइस का आइडिया हो जाएगा 134,89 डिवाइडेड बाय, सॉरी 13,489 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 82। सो 16,440। इसको जब हम सॉल्व करेंगे
तो आएगा 16,450। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16,440 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर इसको डिवाइड करते हो तो 16,440 आएगा। या फिर आप ऐसा कहते हो कि अगर हम 13,489 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 164.5, और 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है 90% ऑफ 300 प्लस 30% ऑफ 90। तो 90% ऑफ 300, तो 90/100 मल्टीप्लाइड बाय 300 प्लस 30/100 मल्टीप्लाइड बाय 90। देखिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 270 प्लस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा। तो 27 को प्लस कर देंगे 270 में, तो ये हो जाएगा 7 और 7 8 9 और ये 297। सो 297 यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि 297 है इसमें आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में बात करते हैं कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 38 and their LCM is 92154. If one of number is 1558, so other number is। दो नंबर का एचसीएफ, दो नंबर का एचसीएफ हमें दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 38 एंड एलसीएम इज दिस। तो हमें पता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये होता है, हमें पता है। और एलसीएम और एचसीएफ हमें पता है 38 और ये दिया हुआ, एक नंबर भी हमें पता है। एक नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है 1558, ओके। और इक्वल टू का साइन हमें दिया हुआ है यहाँ पे। एलसीएम दिया हुआ है हमारे पास में 98154 और एचसीएफ हमें दिया हुआ है 38 और सेकेंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड नंबर फाइंड आउट अगर करना है तो 98154 मल्टीप्लाइड बाय 38 डिवाइडेड बाय 1558, इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली हमें आंसर पता चल जाएगा। और इसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास आंसर मिलेगा वो आएगा 2394 आएगा। सो 2394 इज द राइट आंसर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर 98 और 154 को डिवाइड अगर आप करते हो 1558 से तो ये 63 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। और 63 में अगर हम 38 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2394 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 वाले क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। स्कूल कलेक्टेड 2340 फीस फ्रॉम द स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट पेड एज नंबर ऑफ स्टूडेंट द स्कूल। देखिए जितने स्टूडेंट्स हैं ना, मान लिया एक्स स्टूडेंट्स हैं, उतनी ही फीस जमा कर रहे हैं और फीस हमारी हो रही है 2304। तो एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2304। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी √2304। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो इतनी फीस आ रही है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो अगर हम इसको इतने रुपीज़ है, रुपीज़ को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 100 का और मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 में 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब इसका अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ये 480 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका तो 48 होता है और ये दो पेयर है तो एक आ जाएगा 48। 480 स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ 480 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब हमें नेक्स्ट टर्म पूछा गया है, नेक्स्ट टर्म क्या है 69th वाले में। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें डिवाइड हो रहा है और 1 प्लस हो रहा है, 2 का डिवाइड हो रहा है यहाँ पे और 1 प्लस हो जा रहा है। तो 2 का डिवाइड 1 प्लस, फिर 2 का डिवाइड 1 प्लस, 2 का डिवाइड 1 प्लस, तो 18 में 2 का डिवाइड करेंगे 9, 9 प्लस 1 10। 2 का डिवाइड हो रहा है 1 प्लस हो रहा है, 2 का डिवाइड हो रहा है 1 प्लस हो रहा है, फिर इसी तरीके से यहाँ पे 2 का डिवाइड 1 प्लस, 2 का डिवाइड 1 प्लस, तो 18 में 2 का डिवाइड करेंगे 9, 9 प्लस 1 10। ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर है। The product of two decimals is 20.7326. One decimal is 4.13. So what is the other decimals? तो देखिए अगर यहाँ पे सेकेंड डेसिमल्स की बात करें जो कि x है, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.13 और इसका आंसर आ रहा है 20.7326। सो 26।
अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 20.7326 अपॉन 4.13, अगर हम इसको करते हैं तो हो जाएगा 5.02। सो 5.02 ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका परसेंट क्या होगा। देखिए चीज़ें बहुत सिंपल है और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इन अ एनुअल एग्जामिनेशन, एनिमल पढ़ रहा हूँ, एनुअल एग्जामिनेशंस हार्दिक गॉट 500 मार्क्स आउट ऑफ 725। 725 में से उसके 500 मार्क्स आए हैं। परसेंट निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीटली 68.9%। तो ये किसके अप्रॉक्सीमेट में है? 70% के अप्रॉक्स में है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसका एक सही आंसर है, एक करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में बात करते हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स। एवरेज हमें फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 567 प्लस 434 प्लस 323 प्लस 290 प्लस 401 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसको अगर प्लस कर देंगे तो 215 आएगा और इसमें अगर 5 का डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 403। 5 4 20, 0 और 3, तो ये हो जाएगा आपका 403 जो होगा वो इसका एवरेज आएगा 72 वाले क्वेश्चंस का। 73rd वाले में दिया हुआ है ए बी सी डिवाइडेड द अमाउंट ऑफ 9861 देम सेल्फ रेशियो 3 11 और 15। तो इसका टोटल अगर रेशियो का फाइंड आउट करते हैं तो 11 और 3 14, 14 और 5 19, और 19 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो बी का शेयर 11 है तो ये हो जाएगा 9861। इसमें अगर हम 19 का डिवाइड करते हैं तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसका आंसर क्या आने वाला है और एक शेयर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो कि 9861 डिवाइडेड बाय 19 है तो ये आ जाएगा 519। 519 एक शेयर की वैल्यू है, एक शेयर की वैल्यू है तो हमें इसका 11 है, 11 शेयर तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 519। सो 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो यह आ जाएगा 5709। 5709 ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 19 कैसे आया? इन तीनों ही को प्लस कर दिया हमने तो आपका ये 19 आ गया। अब यहाँ पे दिया हुआ देयर आर 3450 एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ 40% गॉट्स प्रमोटेड, सो हाउ मेनी गॉट प्रमोटेड, कितने? तो इसका 42% निकाल दो। 3450 का 42% फाइंड आउट कर देंगे 100 का डिवाइड करके, जीरो से तो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 और 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45 और ये 30 आ गया। 5 6 ज़ा 30। अब इस तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 21 में 69 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 में अगर आप 69 का मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर आ जाएगा 9। देखिए 69 मल्टीप्लाइड बाय 21 तो ये हो जाएगा 69 और 9 2 जा 18 कैरी 1 और 6 2 जा 12 और ये 13, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7 14 4 और 1 4 और ये फिर 4 फिर 1 1449। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में बात करते हैं। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वी फाउंड टू बी 65 बट लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट 69 वॉज मिसरीड एज 96। सो फाइंड द करेक्ट। 69 को 65 को 69 को 96 मिसरीड कर दिया गया एक ऑब्जर्वेशन में, तो हमें बताना है कि करेक्ट मीन उसका क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट कितने का हुआ? अगर 96 को 69 कर दिया गया है तो डिफ्रेंशिएट हुआ 27 का। ये 27 का डिफ्रेंशिएट किस किस ऑब्जर्वेशन पे हुआ? इन सारे 20 ऑब्जर्वेशंस पे होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 65 मल्टीप्लाइड बाय 20, 65 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी आ गई? 1300 और इसमें से 27
का डिफरेंस आ गया है, 27 का डिफरेंस आ गया, तो ये आ गया कितना, 1273। और इसको डिवाइड कर दो 20 से, तो पता चल जाएगा कितने हो जाएंगे, कितने परसेंट आ जाएंगे। तो ये कर दिया हमने, 2073 डिवाइडेड बाय 20, डिवाइडेड बाय 20, डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ पे हम 120, तो 63.65, 63.65 करेक्ट आंसर होगा, 63.65। इस तरीके से हम इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से शुरू होने वाले हैं आपके पैसेजेस। और पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। जब आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी और उसके आंसर्स को आप फिर फाइंड आउट कर पाओगे। देखिए पैसेज लिखा है और मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूं इस पैसेज का, फिर उसके बाद से हम इसके आंसर्स पे जाएंगे। अमंग द मेजर टास्क बिफोर अस, बहुत सारे टास्क को करने से पहले, नन ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर आवर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू टास्क बिल्डिंग अ यूनिटी एंड सोलिडरिटी आवर पीपल्स। लोगों के अंदर यूनिटी को बिल्ड करना, सोलिडरिटी को बिल्ड करना। आवर कंट्री ऑफ्टन स्टूड लाइक अ सॉलिड, एक सॉलिड की तरह हमारी कंट्री खड़ी हो पाई। और सॉलिड रॉक इन द फेस ऑफ कॉमन डेंजर देयर इज अ डीप underlying unity which runs like a golden thread. And through the seam's diversity, there have to occasions when, unfortunate, the disturbing divisions, some of them accompanied by the violence, have appeared in our society. Political democracy and the way it was has functioned in our country is surely a great achievement. Here again we on the immeasurable depth in Sri J.L. Nehru जी, जवाहरलाल नेहरू जी, द डीप अटैचमेंट टू डेमोक्रेसी, उनका डेमोक्रेसी के प्रति एक डीप डीप अटैचमेंट था एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फॉर्म करने में, एंड एज देयर लाइफ देयर इज अ समथिंग इन आवर ओल्ड कल्चर हेरिटेज टू, ये हमारे ओल्डर कल्चर हेरिटेज में था। आई हैव पर्टिकुलरली इन अ व्यू दैट enduring the strength in Indian life which can be best be described the respect for human personality and the spirit of tolerance. I had no doubt in my mind it is only by methods of persuasions and the mutual accommodations, by a consist of search of area of agreement as a basis of the actions, that democracy and work. It is this spirit that I shall devote myself to the duties and responsibilities of the office I have been called upon the it fill. किस तरीके से फिल करते हैं, हमारी क्या ड्यूटीज है। सो जो राइटर है वो किस चीज के बारे में यहाँ पे सोच रहा है, तो ये हमारी कंट्री की यूनिटी और डाइवर्सिटी को बता रहा है। इट्स अ कंट्रीज देयर यूनिटी एंड अंडरलाइंग डाइवर्सिटी। सो द ऑथर बिलीव्स द डेमोक्रेसी कैन, डेमोक्रेसी हमारी क्या हो सकती है, इट अ मेथड ऑफ परसुएशंस म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स आर इम्प्लॉइड। ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। एक बार में ही पढ़ करके चीजें हमें समझ आ जाती हैं। व्हाट इज अ परमानेंट ट्रेंड ऑफ इंडियन लाइफ, इंडियन लाइफ के अंदर जो परमानेंट ट्रेंड रहा है वो क्या रहा है, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन पर्सनैलिटी, रिस्पेक्ट करना, ह्यूमन ह्यूमन को रिस्पेक्ट करना, धर्म को नहीं, ह्यूमन को, मानवता को प्रायोरिटी देना है। द नेहरू वॉज डीपली अटैच टू, नेहरू किस चीज से डीपली अटैच्ड है, अ डेमोक्रेसी, अ वे ऑफ लाइफ, डेमोक्रेसी हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। और द राइटर वॉन्ट्स टू वर्क फॉर, किस लिए वर्क करना चाहता था, जस्ट फॉर अ सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर को पे वर्क करना चाहता था। चलिए नेक्स्ट पैसेज के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा सेकंड पैसेज है इस क्वेश्चन पेपर का, कि डेजर्ट इज अ प्लेस वेयर देयर इज स्मॉल सैंड ऑल अराउंड। डेजर्ट क्या होता है, जहां पे रेगिस्तान का हिस्सा होता है, चारों तरफ रेती रेत होती है। इट इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस, वो सूखा और गर्म जगह होती है। देयर इज अ वेरी लिटिल रेन इन अ डेजर्ट, बहुत कम बारिश होती है। सो देयर इज फ्यू ट्रीज ग्रो देयर, बहुत कम पेड़ उग पाते हैं। द ओनली प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स आर कैक्टस, वहां पे केवल कैक्टस के प्लांट ही उगते हैं। डेट पाम्स एंड थ्रोनी बुजी विच डू नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो, और वहाँ पे झाड़ियाँ उगती हैं जिनको वाटर की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। द सहारा इज अ बिगेस्ट डेजर्ट, सहारा जो है वो बिगेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। द स्ट्रेचेस अक्रॉस द होल नॉर्थ अफ्रीका। द अरेबियन डेजर्ट इज ऑल्सो वेरी लार्ज डेजर्ट इन इंडिया टू। देयर इज अ डेजर्ट कॉल्ड द डेजर्ट इन राजस्थान। लाइफ इन अ डेजर्ट इज टफ,
ऑल डे आर वेरी हॉट एंड नाइट आर कोल्ड। जो दिन होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं, जो रातें होती हैं वो गर्म होती हैं। सो क्वेश्चन 81 का पूछा गया है, द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज इन। जो बिगेस्ट डेजर्ट है वो क्या है, वो अफ्रीका है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि इन डेजर्ट रीजन के अंदर बहुत कम बारिश होती है, अ लिटिल रेन। इसी तरीके से क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है अगले क्वेश्चन के अंदर कि द क्लाइमेट इन डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, कंफर्टेबल होता है। क्या होता है, कंफर्टेबल। डिफिकल्ट होता है, सॉरी कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है और रात बहुत ही ठंडी होती है, तो डिफिकल्ट होता है, कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होता। डेट पाम्स ग्रो इन, कहाँ पे, वो दो पाम के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं डेजर्ट वाले एरिया में, जिनमें बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की कम रिक्वायरमेंट होती है। वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो इन अ डेजर्ट बिकॉज, क्यों, क्योंकि वहां पर बहुत मोस्ट ट्रीज नीड वाटर टू ग्रो। ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं उनको पानी की जरूरत होती है उगने के लिए। सो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, इसीलिए कम पेड़ उगते हैं वहाँ पे। अगले पैसेज की तरफ हम बढ़ते हैं। अबाउट 350 ईयर्स, वो 350 साल पहले लिव्ड इंडिया एम्परर कॉल्ड शाहजहां। 50 ईयर्स, एक एम्परर थे शाहजहां, है जो ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट वाइफ, उनके पास एक ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट वाइफ थी और उससे बहुत प्यार करते थे। हर नेम वॉज मुमताज महल, शॉर्टन नेम ताजमहल मीन्स प्राइड ऑफ प्लेस। ताजमहल को प्राइड ऑफ प्लेस कहा गया 1630 में। दिस बिलव्ड वाइफ एंड एम्परर डाइड, और उसने, emperor decided to, out of love for his wife, build a most beautiful tomb had ever been seen। उसने उसकी याद में बहुत ही एक टॉम बनाया। शाहजहां गैदर द बेस्ट जो आर्टिस्ट थे, आर्किटेक्ट्स थे इंडिया के, अलग अलग टर्की से, पर्सिया से, अरेबियंस, अलग अलग जगह से लोग बनाए और 20,000 से ज़्यादा लोगों ने काम किया 18 साल तक। फिर वो ताजमहल बन के तैयार हुआ। पर हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन इंडिया, और इंडिया के अंदर मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के रूप में उसे जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क ऑफ एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, किसी भी चीज को डिजाइन करना, उसको बताना, डिजाइन करना बिल्डिंग का। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं कि पीपल कंसिडर ताजमहल एज, पीपल जो ताजमहल है वो किया जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन इंडिया के रूप में कंसिडर किया जाता है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट एग्री विथ अ पैराग्राफ्स। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो पैराग्राफ से एग्री करता है कि शाहजहां डिसाइडेड टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल टॉम फॉर हिज बिलव्ड वाइफ। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट एसोसिएटेड द बिल्डिंग्स, पेंटर्स और कारपेंटर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, मशीन प्लम्बर्स। देखिए पेंटर और कारपेंटर, टीचर्स और डॉक्टर्स, कौन सा पेयर से जो बिल्डिंग से एसोसिएट नहीं है, बाकी सब तो है लेकिन टीचर और डॉक्टर्स का कोई लेना देना नहीं होता बिल्डिंग्स का। वो बिल्डिंग्स के अंदर रहते भले हैं लेकिन वो लेकिन पेंटिंग की, कारपेंटिंग की, आर्किटेक्ट की, इंजीनियर्स की, मशीन की, प्लम्बर्स की, सब की जरूरत होती है। सो सेकेंड वाला ऑप्शन जो कि पेयर से एसोसिएटेड नहीं है, और नहीं कौन सा है, सेकेंड वाला, ये हमें बताना था। ताजमहल वॉज बिल्ड आउट ऑफ लव ऑफ मुमताज महल के प्यार में ये बना था। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा इस पैसेज को कि एसेंट टाइम में जो इंडिया था वो पीरियोडिकली इन्वेड बाय ग्रीड हॉर्डर्स बट द विजिटेड बाय ट्रेड्समैन, ट्रेवलर्स, स्कॉलर्स, साइट सीयर्स, सम ऑफ द हैव रिटन बुक्स, कुछ लोगों ने किताबें लिखी। द बुक्स ऑफ दीज राइटर्स बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स बनी बिकॉज दे वर नॉट मेनी ऑफ देम, they have sought at the rich resources of historian. It is a specialist to context of observation के रूप में provided by the great Chinese writer Huang Tansheng, become very relevant already in the 70th century. 70th century Buddhism was powerful cultures force among the education classes of the Chinas. It was common for Chinese पिलग्रिम्स, जो पिलग्रिम्स का मतलब जो तीर्थ यात्री थे वो चाइना आते थे, वहाँ पे किन किन चीज़ों को बताया जाता था। ये जो वहाँ के लोग जो घूमने आए, अलग अलग ट्रेड्समैन, ट्रैवलर्स, स्कॉलर्स, साइट सीयर्स, वो सारी चीज़ों को लोगों ने देखा, ऑब्जर्व किया। बीइंग अ बोथ स्कॉलर एंड सोफिस्टिकेटेड, इट वाज गिवन टू अ प्रेज डिजर्व, क्लाइंब माउंटेन्स, स्टे विलेज एंड लिव्ड कैपिटल, प्रैक्टिस इन माउंटेनरीज एंड स्टडीज यूनिवर्सिटी, स्पेंड टाइम इन रॉयल कोर्ट एज वेल। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखी और टाइम उन्होंने बहुत सारा बिताया, बुक्स भी लिखी बहुत सारी। तो इसी के ऊपर पैसेज है कम्प्लीटली। और एक राइटर है हुइंग टेंशेंग,
जो कि कंसीडर एज अ रेलेवेंट, वो रेलेवेंट किस चीज़ में थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर थे। यही हमने सीखा इस पैसेज को पढ़ करके कि चाइनीज पिलग्रिम्स कॉमनली कम टू विजिट किस लिए आते थे, वो आते थे द नेटिव लैंड ऑफ बुद्धा, क्योंकि बुद्धा का जो लैंड नेटिव लैंड था वो इंडिया ही रहा है। व्हाट प्रोबली प्रमोटेड हिशिंग तानसेन टू, क्या प्रमोट किया गया इंडिया में ट्रैवल करने के लिए उसके द्वारा, टू अंडरटेक अ पिलग्रिम्स एंड इनहेंस द नॉलेज, जो तीर्थयात्री थे वो वहाँ पे चीज़ों को सीखें और नॉलेज को इनहेंस करें, ये प्रमोट किया गया था। इन द मोस्ट एसेंट टाइम इंडिया वॉज विजिटेड बाय एक्सपेक्टेड, किसके द्वारा एक्सपेक्ट किया गया था, स्कॉलर फार्मर्स ट्रेडमेंट साइट से, सब लोग थे, फार्मर तो नहीं गए थे, तो फार्मर जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से 94 के बाद क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में अगर बात करते हैं, तो इशिंग टांशिंग डिड नॉट ऑल ऑफ द ट्रैवल फॉलोइंग ट्रेवल्स इन इंडिया एक्सपेक्ट, ये कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है और टॉट इन द यूनिवर्सिटी में सिखाया गया। आगे बढ़ते हैं और अगले पैसेज के बारे में बात करते हैं कि मैन मेड सैटेलाइट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर मॉडर्न लाइफ मैंस टुडे, जो मैन मेड सैटेलाइट है वो इंसानों के द्वारा बनाई गई है, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज के वर्ल्ड में। इट हेल्प्स टू स्टडी स्पेस के बारे में, विच हैज़ फैसिनेटेड इंस्पायर्ड पीपल सेंचुरीज, ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ, और अर्थ के बारे में और और ज़्यादा जानने में हमें हेल्प कर रही है। Our solar system advance in satellite technology have a diversified to such as extend the it has a improve our quality of life, हमारी quality of life को और improve कर सकता है। Satellite helps the communicate with the peoples anywhere in the world, forecast weather को forecast कर सकता है, look a climate change को देख सकते हैं, monitor जो disasters होने वाले हैं उनको monitor किया जा सकता है। Almost everyone today use satellite technology, और आज हर लोग हर समय पे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, पेइंग बाय क्रेडिट कार्ड, यूजिंग एटीएम मशीन्स, इन्वॉल्विंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, दस द सैटेलाइट्स हैव बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे मैन, और इस वजह से जो सैटेलाइट है आज के समय के जो इंसान है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। सो सैटेलाइट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ, किस चीज़ में हेल्प करता है ये सैटेलाइट है, तो आप कह सकते हो कि ये हेल्प करता है स्पेस में, स्पेस की स्टडी को हेल्प करता है। इसी तरीके से द वर्ड फैसिनेटेड यूज टू पैराग्राफ मीन्स, यहाँ पे जो वर्ड फैसिनेटेड लिखा गया है इसका मतलब होता है इंटरेस्टेड, ये इंटरेस्टेड हुआ इसका मतलब। इसी तरीके से विच ऑफ द सीक्वेंस इज करेक्ट, कौन सा सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है, तो आप देखोगे स्टडी, मॉनिटर और टेक्नोलॉजी, स्टडी करना, मॉनिटर करना और टेक्नोलॉजी, ये सीक्वेंस करेक्ट है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट डे मैन का क्या है, वो कहीं ना कहीं जो आज के समय का इंसान है वो मैन ऑफ टुडे, प्रेजेंट डे में यानी कि आज के समय का इंसान। और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी यूज फॉर, किस में भी यूज नहीं कर सकते, स्ट्रॉम में, टेकिंग आउट ऑफ मनी टू बैंक, वॉशिंग ड्राई क्लॉथ्स, या फिर स्पीकिंग फ्रेंच इन अमेरिका। आप कह सकते हो कि हाँ कपड़े धोने में हम यूज़ नहीं कर सकते उस सैटेलाइट के टेक्नोलॉजी का, वो हमें खुद करना होता है, या फिर मशीन्स होती हैं उसके लिए अलग चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगते हैं। लेकिन बैंक से ट्रांसफ़र करना हो, स्ट्रॉम को वॉर्न करना हो, या कोई फ्रेंड बैठा हुआ अमेरिका में उससे कॉल कर पे बात करना हो, ये सैटेलाइट के थ्रू होता है। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।